हरियाणा का हिसार जिला है, उसका एक गांव है पेटवाड़, वहां पर हैं। और हमारे साथ हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर आपका घर हमने देखा, यहाँ पैदा हुए पले बड़े, बहुत सारी यादें हैं इस घर में, थोड़ा आप बताइए इसके बारे में। मेरी बचपन की सारी यादें इसी घर से जुड़ी हुई हैं। मैं यहीं पैदा हुआ था और यहीं पे मेरा स्कूल हुआ। प्राइमरी स्कूल उस वक्त अलग होता था, आपने उस बिल्डिंग को देखा होगा, और हाई स्कूल हमारा अलग था। तो मैं शायद 4 साल का हूँगा जब मुझे स्कूल भेजना शुरू किया। 5 साल का भी नहीं हुआ था, पर जब मैंने प्राइमरी स्कूल जाना शुरू किया तो हम इसी घर से, इन्हीं गलियों से पैदल जाते थे। और उस वक्त का जो स्कूल का बस्ता हाथ में तख्ती, वो लेकर के गांव के स्कूल में जाते थे। और यहीं पे बचपन का हमारा जो खेलने का था, हमारा पढ़ने का था, सारा कुछ इसी गांव से और इसके आसपास के गांव की जो हमारी ज़मीन है, इसी से जुड़ा हुआ है। हमने देखा आपका स्टडी रूम भी देखा, जिस कमरे में आप 6 बाई 8 का शायद कमरा होगा, बताते हैं 4 लोग उसमें पढ़ते थे आप। ये बिल्कुल ठीक है। हम 4 विद्यार्थी थे, मेरे क्लास में थे वो। और हमारे जो उस वक्त टीचर्स थे, उनको ये उम्मीद थी कि हम चारों स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अच्छा। तो इसलिए हमको हमेशा इस बात के लिए उत्साहित किया जाता था कि हम इकट्ठे पढ़ें रात को। और ऐसा भी हुआ कि केवल यहाँ पर ही नहीं, इस छोटे से कमरे में हम चारों, एग्ज़ाम से पहले हमारे एक मास्टर प्रेम सिंह होते थे, जो इंग्लिश के टीचर थे, बहुत ही डेडिकेटेड टीचर थे। उन्होंने कहा कि तुम स्कूल की बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाओ। तो रात को हम घर से खाना खा करके और स्कूल में जाते थे। अच्छा। और रात को 11-12 बजे तक वो टीचर हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाते थे। और फिर हम सुबह उठ करके घर आते थे, तैयार होकर के दोबारा स्कूल जाते थे। बिजली ज़्यादा परेशान तो बिजली का कनेक्शन गांव में आने शुरू हो गए थे, हमारे यहाँ भी कनेक्शन था, लेकिन बिजली की सप्लाई बहुत कम थी। तो पढ़ने के लिए कभी बिजली पर डिपेंड नहीं हुए। तो लालटेन या उन दोनों लैंप आता था मिट्टी के तेल का, तो उस मिट्टी के तेल के लैंप को ही आमतौर पर हम यूज़ करते थे। लेकिन सर, यहाँ एक गांव, हरियाणा का एक गांव है, वो नई दिल्ली लुटियन जोन में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कभी सोचा था कि यहाँ से निकलकर यहाँ के गलियों, गांव की गलियों से घूमते हुए, खेतों से गुजरते हुए, फसल काटते हुए एक दिन आप सीजेआई बन जाएंगे? नहीं, निश्चित तौर पर नहीं सोचा था। उस वक्त तो ये भी नहीं पता था कि जुडिशरी क्या होती है और उसमें जज की क्या भूमिका होती है। संघर्ष का दौर था, हर गांव के बच्चे के लिए था, तो मेरे लिए भी था। मैं कोई उसमें अपवाद नहीं था। गांव के बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ते थे और उनमें से कुछ बच्चे जो है वो कामयाब होते थे। आमतौर पर गांव में हर एक के परिवार की ये जिज्ञासा होती थी कि आपने अगर मैट्रिकुलेट कर लिया है तो आप नौकरी का प्रयास कीजिए, और आप गलती से कॉलेज में चले गए हैं तो कॉलेज के बाद तो कुछ और करने का मतलब ही नहीं है, आप नौकरी के लिए ज़रूर प्रयास कीजिए। तो ये ऐसा ही एक, जिसको बोलेंगे, एक ऐसी स्थिति मेरे सामने भी आई। पर मैं मेरे माताजी पिताजी को इस बात का पूरा श्रेय दूंगा कि जब मैंने ये अभिव्यक्त किया कि मैं आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मेरी बात को माना। फिर घर में ये द्वंद्व हुआ कि मैं पढ़ाई क्या करूं। तो मेरे भाइयों का सलाह ये थी कि मैं एमए ज्योग्राफी में करूं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था वो। और मैं इस बात के लिए डिटरमिन था कि मैंने लॉ करनी है। अच्छा, मतलब उस समय मन बना लिया था? उस वक्त मैंने मन बना लिया था आपको इस फील्ड में जाना। हाँ। तो मेरे पेरेंट्स दे स्टूड बाय मी, और उन्होंने कहा कि जो चाहते हो वो करो। तो मैंने लॉ किया। और वैसे ये अपने आप में एक मेरे प्रोफेशनल स्ट्रगल की एक लंबी कहानी है, पर मैं बहुत ही विस्तृत तौर पे बिल्कुल आपको थोड़ा सा इसका वर्णन दूंगा कि मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हिसार में मैंने प्रैक्टिस शुरू की। और 4-5 महीने की प्रैक्टिस के बाद वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब थे, तो मैंने एक मेरे सीनियर का केस वहाँ पे उनकी कोर्ट में आर्गू किया। मेरे सीनियर ने कहा छोटा मुकदमा है, तुम आर्गू कर दो।
उनका मेरे पर कॉन्फिडेंस था। मैं उसके लिए उनका बहुत बड़ा मेरे लिए वो प्रेरणा स्रोत रहे और मेरे करियर की बनाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। तो मैंने वो केस आर्गू किया तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने सारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सीनियर एडवोकेट्स थे उनको बुला करके कहा कि इस लड़के को यहाँ ख़राब मत कीजिए, इसको हाई कोर्ट जाने की प्रेरणा दो। तो मैं हाई कोर्ट में किसी को जानता नहीं था, तो मेरे सीनियर ने और बाकी सीनियर लोगों ने उन्होंने कहा कि हम लेकर के जाएंगे आपको। और एक बहुत बड़े विद्वान सीनियर एडवोकेट थे, वो अपनी गाड़ी में मुझे लेकर के चंडीगढ़ लेकर के गए और किसी वहाँ एक सीनियर एडवोकेट के पास उन्होंने मुझे छोड़ा। और ये मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद, मेरे गांव के बुज़ुर्गों का आशीर्वाद था कि मैं बहुत जल्दी ही प्रोफेशन में मेरे नाम कमाया। और 5-7 साल की प्रैक्टिस के बाद पूरा स्टेट मुझे जानता था कि एक सक्सेसफुल लॉयर है। फिर उसके बाद मेरी, मैं बोलूँगा कि संघर्ष से सफलता की कहानी शुरू हुई। मैं 2000 में एडवोकेट जनरल बना स्टेट का, मैं सबसे छोटी उम्र का एडवोकेट जनरल बना। और जब मैं 40 साल का ही हुआ था तो मेरा नाम रिकमेंड हुआ जज बनने के लिए। मैं बना तो 41 साल से ज़्यादा उम्र में बना, लेकिन तभी नाम रिकमेंड हुआ था। बाकी आपको सब मालूम है, चीफ जस्टिस में बड़ी संघर्ष की कहानी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो ये कहते हैं, जो हमारे लीगल फील्ड में आप देखते हैं कि जज का बेटा ही जज बनता है। आप शायद आपके घर में कोई इस वकालत से रहा नहीं, फर्स्ट जनरेशन लॉयर आप? मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। मेरे न परिवार में न कोई मेरे रिश्तेदार में उस वक्त कोई भी लॉ ग्रेजुएट नहीं था। बाद में तो मेरे भतीजों ने कुछ ने लॉ किया है, लेकिन उस वक्त मेरे किसी दूर दराज रिश्तेदारी में भी कोई एडवोकेट नहीं था। और मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि सिर्फ जजों के बच्चे ही जज बन सकते हैं या ऐसी कोई प्रथा रही है या रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि मेरिट कहीं पर भी छुपी हो उसको ढूंढना चाहिए और उस मेरिट को रिकॉग्नाइज करके उसको हमें मान सम्मान देना चाहिए। ये किसी भी सिस्टम को स्ट्रेंथ करने के लिए ये बहुत ही अनिवार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये अपने घर की, अपनी इस यात्रा की जो आपने की है वो बताने के लिए। और अब हम चलते हैं जैसे सूर्यकांत के स्कूल में, जहाँ पर वो टाट पट्टी, जिसको फर्श कहा जाता था, वहाँ पर पढ़ाई करते थे। जैसे सूर्यकांत के स्कूल में है, प्राइमरी स्कूल है, बचपन की यादें होंगी, धुंधली सी कोई यादें होंगी, बहुत पुरानी बात हो गई। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है सर, यहाँ पर ये सरकारी स्कूल है, लेकिन यहाँ लिखा है 100 रुपये से अधिक देने, जो चंदा देने वाले लोग हैं उनके गांव के नाम लिखे हैं। ऐसा क्यों? सरकारी स्कूल है तो? ये सरकारी स्कूल है शुरू से ही, लेकिन सरकार ने कंस्ट्रक्शन की जिम्मेवारी तो ली थी जी जी। लेकिन इसके लिए जो आर्थिक अनुदान था वो सरकार से नहीं मिला था। अच्छा। वो गांव के लोगों ने हाँ चंदा दे करके इस स्कूल के लिए पैसे जुटाए और स्कूल बनाया। जी जी। मेरे ताऊजी गांव के सरपंच थे। अच्छा। इस गांव को विकसित गांव बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हाँ। ये स्कूल का बनाना, जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने स्वयं 501 रुपया उस वक्त दिया था और वो बहुत लंबे अंतराल तक गांव के सरपंच रहे। तो ये स्कूल हमारे यहाँ पे गर्ल्स का एक स्कूल और वेटरनरी हॉस्पिटल बहुत सारी थी। नारनूर गांव से यहाँ तक की सड़क, ये उनके टाइम में काफ़ी प्रगति उस वक्त हुई थी। बहुत सारे हैं जैसे क्लास 5 लेकिन ताला बंद है, लग नहीं रहा कि अब ये कमरा चलता होगा। इसी टाइप के ऐसे ही कोई कमरे में ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही इन्हीं में से कोई एक कमरा था, क्योंकि ये पार्ट जो है जिसमें हम हैं ये ओरिजिनल बिल्डिंग है स्कूल की। ये कमरा है। इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है सर, अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा टाट की शक्ल बदल गई है। बिल्कुल बदल गई है ना, लेकिन जो फर्श जिसको हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे पुराने टाइम में, वो इसी टाइप के फर्श पे आप बैठते थे। हमारा, मुझे लगता है ये कलर जो आया थोड़ा सा, हाँ। ये और शायद बाद में आया होगा। अच्छा। हमारे समय में बिल्कुल साधारण जूट का, हाँ जूट, हाँ, वो ऐसी पट्टी लंबी होती थी और उसी पर हम सब बच्चे बैठते थे। न ये टेबल ऐसा बैठने का ये प्रावधान था, न ही ऐसा कोई जिस पे ये स्कूल की। देखिए, आप देख सकते हैं कि मॉनिटर भी लग गए हैं हम यहाँ पर। आप देखिए मॉनिटर आ गए हैं, पंखे थे नहीं, उस वक्त कोई पंखा बिल्कुल नहीं था स्कूल में।
और जो मॉनिटर लगे हैं ये हमारे देश की टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हुई है, हमने जो प्रगति की है, मैं बोलूँगा कि उसका एक जीवंत उदाहरण है। हमारे समय में तो इनका कोई सोच भी नहीं सकता था, कंप्यूटर शब्द ही नहीं था तो उस वक्त कहीं डिक्शनरी में हमारे समय में। और देखिए कितनी अच्छी चीज़ें हैं, देखिए सेलफोन के बारे में, हेयर ड्रायर, आपका कंप्यूटर, हेडफोन, आयरन। तो प्राइमरी स्कूल में तो हम लोग, जहाँ तक हमें पता है, 5वीं तक तो इंग्लिश भी नहीं होती थी, 6ठी से इंग्लिश शुरू बिल्कुल होती थी। हमारे तो समय भी मैंने भी इंग्लिश की जो पढ़ाई शुरू की वो 6th क्लास से शुरू की थी। यहाँ पर कोई इंग्लिश का टीचर भी नहीं थे और कोई इंग्लिश का हमारा सब्जेक्ट नहीं था। और ये मैं बहुत अच्छी बात है अगर आज के समय में प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर के बारे में, मोबाइल के बारे में और ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं अगर उनके बारे में बताया जाता है तो ये मैं इसको मानूंगा कि शिक्षा को जो अपडेट है और समय के जो चैलेंजेज हैं उनके के अनुरूप इसको बनाया गया। लेकिन सर इसी के साथ जुड़ा हुआ एक सुप्रीम कोर्ट का भी सवाल है। लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ बड़े लोगों का है, अंग्रेजी बोलिए आपको जल्दी रिलीफ मिलता है और जो गरीब आदमी है उसकी कोई सुनता नहीं है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, मैंने तो जो कहना था वो कोर्ट में कहा है, मैं उसको दोबारा आपके सामने दोहरा देता हूँ। मैंने कोर्ट में एक बार नहीं 2-3 बार बड़े लोगों के और बड़े वकील साहिबान के मुकदमे में मैंने बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक ट्रू फेस एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो तब बनता है जब आम आदमी को और साधारण वकील को और गरीब से गरीब आदमी की अगर उसकी कोई न्याय के लिए गुहार है उसकी सुनवाई सबसे पहले है, तभी ये टेम्पल ऑफ जस्टिस का सही रूप इसका बनता है और माना जाएगा। एक तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम ऐसा प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस किस्म का कोई भी दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की जो सही भूमिका और जो एक साफ़ सुथरी छवि है वो आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। और जो जिसको बोलते हैं गांव की गली में सबसे आखिरी छोर पर जो बैठा इंसान है उसको वहां बैठे कैसे सुलभ, सस्ता और जल्दी न्याय मिले, इस बात की भूमिका सुप्रीम कोर्ट ही देश के लिए निभाए, ऐसा हमारा एक कमिटमेंट है। कभी जीवन में जब आप खाली होंगे कभी तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? किसी गांव में रहेंगे या बाकी लोग जो है जो दिल्ली आता हो दिल्ली में बस जाते? देखिए, मैं गांव से नंबर 1 तो मैं गांव से दूर गया ही नहीं, मैं गांव से उसी तरह जुड़ा हुआ हूँ जैसे गांव का कोई भी यहाँ का बासिंदा, यहाँ का रहने वाला जुड़ा हुआ है। मेरी गांव में मैंने अपने हिस्से की जो मेरी ज़मीन है खेती बाड़ी की वो भी रखी हुई है। मेरा घर में भी जो छोटा सा हिस्सा है मेरे सबसे बड़े भाई का और मेरा ही है यहाँ पर, तो इसलिए मैं गांव में ही रहता हूँ। मैंने सारा खेत का काम किया है। जी जी जी। हाँ, मैंने आपके खेत में भी हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर है सर। ये जो घंटी है, आप हमारे तो जब हम पढ़ते थे तो बच्चों की जिम्मेदारी दी जाती थी किसी को भी। हमारे समय भी ऐसे ही होता था। तो आपने कभी बजाई थी? हाँ, मैंने भी बहुत बार बजाई है। तो ये ऐसा नहीं होगा, उस समय तो हथौड़ा टाइप लकड़ी का होता था। लकड़ी का हथौड़ा होता था और उसको हम फिर ऐसे बजाते थे। और कई घंटे इसमें भी ये होता था कि अगर मान लो रिसेस यानी हाफ ब्रेक हुआ है तो कितनी बार इसको करना है और पूरी छुट्टी हुई है तो फिर कितना करना है, पूरी तो ऐसी जिम्मेवारी होती थी। हाँ जी जी जी। तो ये बड़ी बार हम करते थे इसको, पर मुझे लगता है कि ये शायद ओरिजिनल, हाँ शायद ऐसा ही कुछ, क्योंकि उस वक्त भी ऐसे ही पेड़ के साथ उसको लगा दिया जाता था आंगन में और हमारी प्रार्थनाएं वगैरह भी यहीं पे होती थी सारी इसी। हाँ। और ये पूरा नेचुरल है, ये तालाब क्योंकि खेती के बीच में तालाब बनाया गया है, इसकी क्या कहानी है? हाँ, मैं इसकी थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड दूंगा। हमारे गांव की हिस्ट्री है, उसमें जो जिन हमारे बड़े बुजुर्गों ने, महापुरुषों ने गांव को बसाया, उनमें लगता है मेरे दादाजी के भी परदादा थे, कान्हाराम जी। वो भी गांव के जो ओरिजिनल वासी हैं उनमें उनका नाम हमें आता है। कान्हाराम जी के पास बाद में हो सकता है कंसोलिडेशन के बाद भी ऐसा हुआ हो, हमारे 2 पार्सल ऑफ लैंड थे। एक यहाँ से कोई तकरीबन 1 किलोमीटर आगे है वो, और एक हमारा ये आप देख रहे हैं तालाब और इसके आसपास की जो हमारी ये लैंड है।
कान्हाराम जी ने गांव में उस वक्त पानी की पीने की कोई सुविधा नहीं थी, या कुएं वगैरह थे, लेकिन कुओं का भी पानी नीचे चला जाता था। तो बारिशों में पानी इकट्ठा हो जाए और गांव के लोगों को, ये मैं इसको विशेष तौर पर महत्व देकर बता रहा हूँ कि पानी पीने के लिए उन्होंने अपने खेत में वॉलंटियर 2 तालाब बनाए। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट में की बात करें तो वहाँ तो लोग सेटिस्फाई है नहीं, किसी बात पे एक पक्ष कभी कुछ कहता है सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, फिर दूसरा सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों को कैसे सेटिस्फाई करेगा सुप्रीम कोर्ट? देखिए, जुडिशरी का काम कोई पॉपुलरिटी गेन करना नहीं है। हाँ, एक तो जुडिशरी को ये बेसिक प्रिंसिपल समझना चाहिए। हमारा जॉब ये है कि हम जब भी फैसला करेंगे तो एक पार्टी के हक में होगा तो दूसरी पार्टी के विरुद्ध फैसला जाएगा। तो स्वाभाविक है कि एक पार्टी तो हमसे नाराज होगी ही होगी। ऐसे में जज को इस बात का कोई स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है कि जी कोई लोग मेरे से नाराज हैं और वो सोशल मीडिया का मान लीजिए दुरुपयोग भी कर रहे हैं। ये उसको उनकी नीति पे छोड़ देना चाहिए। जज को निर्भय रूप से बिल्कुल एक इम्पार्शल और एब्सोल्युटली टू द लॉ अपना डिसीजन देना चाहिए। उसके बाद उसको कंप्लीट सेंस ऑफ डिटैचमेंट होनी चाहिए कि मैंने जो मेरी ड्यूटी थी वो पूरी संविधान के अनुसार मैंने उसको पूरा किया है। तो जैसे सूर्यकांत के खेतों में आ गए हैं, ये धान आप जैसे बताया पैडी लगी है जी, तो अब क्या ये तैयार हो चुके हैं कटाई के लिए? नहीं, ये देखिए इसमें अभी दाना बनना शुरू हुआ है। आप इसको ये एक दाना ऐसा है जो ऑलमोस्ट पक गया है। ये देखिए चावल इसमें आपको मिलेगा। तो ये बासमती है या कोई? ये बासमती नहीं है, लेकिन ये अच्छी वैरायटी का चावल है। इसका देखिए आप ये पक गया है, लेकिन आप जितना थोड़ा सा ग्रीनिश है, जो येलोइश है वो पक रहा है, जो ग्रीनिश है अभी वो कच्चा है। तो मुझे लगता है जैसे ये धूप है तो इस धूप में अगले 10 दिन में या 12 दिन में ये पक जाएगा। तो जैसे हमने तो फिल्मों में ही देखा है, बैलगाड़ी बैलों के पीछे वो लगा के क्या बोलते हैं उसको, वो पूरा क्योंकि उस समय तो ट्रैक्टर ऐसे, ये सब किया होगा आपने? हाँ, मैंने रील में नहीं, मैंने रियल में किया हुआ है। ओ मैंने हमारे यहाँ पे बैलगाड़ी थी, मैंने बैलगाड़ी से कई बार, मतलब अनगिनत बार उसको खेत में लाया हूँ, खेत से लेके गया हूँ। हल मैंने कितनी बार मैंने हल जोता है। हल जोते हैं। हाँ, एक सुहागा होता है लेवलिंग के लिए, उसको बोलते हैं। हाँ, उसका नाम यहाँ गांव में सुहागा बोलते हैं। मैंने सुहागा से वो किया हुआ। हाँ, बैठ के उसके पीछे। हाँ, और एक पत्थर का गोल बहुत बड़ा होता है, उसको गिरडी बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, वो अगर मान लीजिए मोटा हार्ड कोई थोड़ा बहुत वो है मिट्टी का, और उसकी लेवलिंग में जैसे प्रेस हो जाती है, तो उसको घुमाने से फिर एकदम लेवल बहुत अच्छा आता है। वो लेवल लाना इसलिए ज़रूरी है कि पानी अगर आप देते हैं, क्योंकि पानी की कमी है, तो अगर लेवल ठीक होगा तो पानी आराम से सारे खेत में आ जाएगा। अगर लेवल ऊंचा नीचा है तो कहीं पानी इकट्ठा हो जाएगा और कहीं पर जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब एक समान चलेगा। एक समान था। तो बहुत बहुत धन्यवाद जस्टिस सूर्यकांत, देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि देश की जो न्यायपालिका है, जिस पर करोड़ों लोगों की आस्था है, वो न्यायपालिका के दरवाजे खटखटाते हैं हर चीज़ के लिए। आजकल छोटी बड़ी सब चीज़ें के लिए न्यायपालिका की तरफ देखते हैं। आपके नेतृत्व में, आपकी अगुवाई में ये देश की न्यायपालिका और मजबूत हो और लोगों को न्याय देने का काम करे। मैं भी आशीष साहब का और NDTV का धन्यवाद करना चाहूँगा कि गांव में आज मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल एक प्राइवेट विजिट पर आया था और आपने मुझे यहाँ भी पकड़ लिया और आपने गांव के सूर्यकांत के विचार लिए, दिल्ली के न्यायाधीश सूर्यकांत के नहीं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अब दिल्ली में मिलेंगे सर, सुप्रीम कोर्ट में आपकी जो कार्रवाई होगी उसको देखेंगे, रिपोर्ट भी करेंगे। तो हम हिसार में जस्टिस सूर्यकांत के गांव से सचिन गुप्ता और राकेश सिंह के साथ आशीष भार्गव, NDTV।